आज हम बात कराने जा रहे हैं नाटक की दशा एवं दिशा। ऑल इंडिया रेडियो मथुरा से डॉक्टर सत्यदेव आज़ाद के द्वारा। तक नाटक का संबंध है। मैं ये समझता हूँ कि ये जीवन खुद में एक नाटक है जो कि शुरू से और अंत तक अपने विभिन्न रूपों में, विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न दशाओं में ये प्रत्यावर्तित होकर के और ये हमको आगे बढ़ाता रहता है। समय आगे बढ़ता रहता है और उस समय के साथ साथ हमारा समाज भी बदलता रहता है और हम ये देखना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा समाज क्या कर रहा है, हमारे समाज में क्या हो रहा है, समाज में क्या अच्छाइयाँ हैं, समाज में क्या बुराइयाँ हैं, आखिर क्यों हमारी ये दशा है, इस दशा से हम कैसे उबर सकते हैं। हम बहुत से अच्छे आदमियों का नाम लेते हैं तो बहुत से बुरे आदमियों को भी जानते हैं कि उनकी ये स्थिति क्यों हुई, आखिर क्या बात हुई। तो जनता के सामने उसका यथार्थ चित्रण करने के लिए अगर वो चीज़ दिखाई जाती है तो वो देखने में उत्तम लगती है, वो देखने में अच्छी लगती है और वो देखने में प्रभाव भी ज़्यादा डालती है। और शायद आप ये देखा होगा कि रेडियो से अधिक उपयुक्त दूरदर्शन क्यों रहता है, क्योंकि उसमें वो चीज़ दिखाई जाती है। रेडियो से सिर्फ सुनी जाती है तो उसमें इतनी शक्तिमत्ता नहीं आती जितनी की समर्थता टीवी में आती है। हम वो पात्रों को देखते हैं, पात्रों की कारगुजारी को देखते हैं, पात्रों की कला को देखते हैं, उनके उठने बैठने को देखते हैं, उनकी बोली के लहजे को देखते हैं, हम किस तरह से वो बोलते हैं, उनकी ज़बान किस तरह से चलती है, आगे पीछे हटते हैं, क्या करते हैं, आपस में हंसते हैं, आपस में बोलते हैं या क्या करते हैं, ये हम वहाँ देखते हैं स्पष्ट। बस यही नाटक है। नाटक हम स्टेज पर खेलते हैं, हमको सिखाया जाता है, स्कूलों में सिखाया जाता है। भाई नाटक है, आज बच्चे प्रसन्न होते हैं, आज भी हम भी वैसे ही रूप धारण करेंगे जैसे कि राम ने किया था। आज राम का वनवास नाटक है। और यही स्थिति अगर हम आपको बताएं कि रामलीला देखने जाते हैं बच्चे क्यों और खुश होते हैं, इसलिए नहीं कि वहाँ से वो रावण खरीद करके ले आए, वो 12 ले आए, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि राम ने क्या कहा था, राम किसके साथ गए थे लंका, और राम ने विभीषण से क्या कहा था या विभीषण ने आकर के राम से क्या कहा था और कैसे कहा था, किस तरह से रावण सीता जी की कुटी पर आया। इन सब चीज़ों का जो विविध रूप में हमारे सामने हैं हम देखते हैं। सब ने एक सी बात तो नहीं कही और सबके हाव भाव एक से नहीं थे। अगर सीता जी की कुटी के सामने रावण भिक्षु बनकर के भिक्षा मांगने आया है तो वो किस दया के साथ, किस दीनता के साथ आएगा, और अगर वो विभीषण को डांट रहा है रावण तो वो किस जोश के साथ, उत्साह के साथ और किस अपनी प्रवृत्ति के साथ वो उसको डांटेगा। ये सारी बातें नाटक में इसलिए आती हैं कि हम अपने वाणी को किस तरह से उतार चढ़ाव करके हम नाटक के स्टेज पर बोलें। हम अपने शक्ल सूरत से ये बताएं कि हम दीनहीन हैं या हम बहुत ही अमीर हैं या हम किसी देश के बादशाह हैं। हम देश के बादशाह तो बन नहीं जाते, लेकिन हमको मान लीजिए अकबर का पाठ करना है तो देश का बादशाह बनना ही पड़ेगा। हमको अपने आप को ये समझना पड़ेगा कि हम बादशाह हैं। अगर हमको संत महात्मा बनना है तो हमको ही बताना ही पड़ेगा, वैसे ही हमको कपड़े पहनने पड़ेंगे, वैसे ही सब काम करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सी बातें ऐसी होती हैं। अब यहाँ से लीजिए कि आज नाटक शुरू हुआ, बहुत से बच्चे स्टेज पर पहुँचे। अब स्टेज पर पहुँचे धीरे धीरे, अब एक बच्चा दूसरे बच्चे को देख कर के हंसता है। मान लीजिए क्यों हंसता है कि उसने अपना मेकअप ऐसा बना रखा है रावण जैसा। भाई वो रावण का पार्ट करेगा तो रावण जैसा पार्ट बनाया है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उसको देख करके हंसें।
अगर उसमें प्रस्तुतकर्ता मना करता है इसलिए कि हमारे नाटक में व्यवधान ना पड़ जाए, उसका पार्ट ही ये है कि वो ज़ोर से बोले, दहाड़ करके बोले, लेकिन अगर उसके पार्ट में व्यवधान पड़ जाता है तो हमारा नाटक फेल हो जाता है। मंच का कायदा दूसरा है, अभिनय है ये कोई वास्तव की बात नहीं है। अगर वास्तविकता हो तो हम अपने जीवन के रण क्षेत्र में जो चाहें तो करें, लेकिन जब हम दूसरों को कोई संदेश देते हैं, ये इसीलिए देते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल नुक्कड़ नाटक बहुत चलते हैं, और नुक्कड़ नाटक का भी एक ज़माना था, और जिसने नुक्कड़ नाटक ये सब शुरू किए थे उनने तो हद ही कर दी है। कोई सामान की ज़रूरत भी नहीं थी। आज तो बहुत से सामान होते हैं, मंच पर बहुत से सारे सामान होते हैं, लेकिन अब ये धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, इसलिए कि लोगों को फुर्सत नहीं है और उनके अनुकूल वो सामान बना नहीं सकते। तो इसलिए एक टोपी अगर पहना दी जाए किसी बालक को तो वो मान लो सिपाही बन गया, एक सिर के ऊपर ताज रख दिया जाए तो वो रानी बन गई या वो राजा बन गया। आज ये प्रतीकात्मक वस्तुएं ऐसी हैं कि इनसे हम उस नाटकों को खेल सकते हैं। इतना ही नहीं, अब भाषा को देख लीजिए, हम भाषा बहुत ही सुलभ, सरल, संस्कृत निष्ठ न हो। अगर हम बहुत ही संस्कृत निष्ठ भाषा ऐसी बोलें, किसी ने हमारी आलेख नाटक का ऐसे लिख के दिया कि बहुत ही क्लिष्ट है, तो वो नाटक के ऐसे आलेख को हम सरल कर सकते हैं, हमारे प्रस्तुतकर्ता उसको सरल कर लें। ऐसा ना हो कि हम उन्हीं शब्दों को बुलवाएं, क्योंकि वो शब्द हमारे दैनिक कार्य में नहीं आते, और अगर दैनिक कार्य में आएंगे तो जनता समझ नहीं सकती उनको। वो लिखेंगे इसलिए नाटक के लिखने वाले कि वो विद्वान हैं। अगर किसी विद्वान से लिखा जाएगा तो वो सरल भाषा में इसलिए नहीं लिखते कि अरे क्या हम इस लायक हैं कि हम ऐसी भाषा लिखें। नहीं, ये देखनी चाहिए कि भाषा को हम, इस चीज़ को हम छपवाएंगे, इस चीज़ को हम नाटकीयता के रूप में लेंगे, इस नाटक को हम बच्चों को कैसे समझाएंगे। इसलिए नाटक की विधा ही अलग है, और नाटक की विधा आज की नहीं है, ये कालिदास और शेक्सपियर के ज़माने की विधा है, ये नाटक की विधा नहीं है। सबसे पहले तो हम जनता को कोई भी संदेश देते थे तो नाटक के माध्यम से ही देते थे। आज वो नाटक कहानी के रूप में बदल गए, काव्य के रूप में बदल गए, हाइकू के रूप में बदल गए, नाटक बहुत सी चीज़ों के रूप में वो बदले जा चुके हैं। तो इसलिए हम, जहाँ तक अभिनय का प्रश्न है, हम बहुत ही सोच समझ के बोलें। हम ये नहीं कहते कि धीरे धीरे बोलें, हम ये नहीं कहते कि तेज़ बोलें, जैसा कि वो पात्र कहता हो, जैसा कि उस पात्र का मंतव्य हो कहने का। अगर रावण से बुलवाएंगे और रावण का हम पार्ट कहे हुए हैं तो हम दहाड़ के भी बुलवा सकते हैं, क्रोध के से भी बुलवा सकते हैं, लेकिन अगर हम सीता का पार्ट करते हैं तो हम उस पार्ट को बड़ी ही सौम्य शैली में करवाएंगे। और इसी तरह से तुलसीदास ने जो भी लिखा है वो रामचंद्र जी के लिए, लक्ष्मण के लिए, या आपने देखा होगा कि जब भरत जी गुस्सा करते हैं, अपनी माँ कैकेयी पर गुस्सा करते हैं, तो वो अपनी भाषा में करते हैं। मतलब ये है कि वो कर्कश वाणी बोलते हैं, इसलिए कि उन्हें क्रोध आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम नाटक खेलें तो नाटक में हम वो भाषा प्रयुक्त ना करें। भाषा अभद्र ना हो, भाषा क्लिष्ट ना हो, और भाषा ऐसी ना हो कि जिससे कोई न समझ सके। हमारा अभिनय वातावरण के अनुकूल हो, हमारा अभिनय सौम्य रहे, हमारे अभिनय से सब प्रभावित हों, हमारा अभिनय ऐसा हो जो हमने मेकअप किया है उस मेकअप को सार्थक करता हो। बहुत से अभिनय अलग हैं और मेकअप दूसरा है, वो भी गलत है। तो ये सब बातें देखनी होती हैं प्रोड्यूसर को, प्रस्तुतकर्ता को, लेकिन जो किरदार है वो भी अछूता नहीं रह पाता है। हम भी सारा दोष प्रस्तुतकर्ता को ही नहीं देंगे, ये दोष हम किरदार को भी देंगे कि वो भी ये देखें कि हम बने हुए तो हैं लक्ष्मण,
और रामचंद्र जी जो बने हुए हैं उनकी बात नहीं मान रहे। अगर रामचंद्र जी किसी बात को कह रहे हैं तो हम उसको टाल रहे हैं, या वो हमने बात नहीं मानी। तो राम लक्ष्मण का जो असली गुण है भ्रातृ प्रेम, ये मैसेज, ये संदेश जनता तक नहीं पहुंच पाएगा उस किरदार की वजह से।